भारतीय बाजारों में 4 दिनों की कमजोरी के बाद आज रिकवरी के आसार, शॉर्ट कवरिंग और कुछ खरीदारी के चलते बाजार 8800 के पार निकलने की कोशिश और टिकने की कोशिश में। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और आप देखिए 8810 ये वो लेवल है जो इस समय भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। 8800 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो भारतीय बाजारों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। 4 दिनों के दबाव के साथ बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दिग्गजों में ही दरअसल तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार में ऐसी तेजी नहीं है। कैक फुटसी पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर दबाव के साथ ही खुलने के संकेत थे। और अभी देखते हैं किस तरह से वहां पर कारोबार हो रहा है। और आप देखिए प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो दुनिया भर के कमजोर संकेतों से परे भारतीय बाजारों ने अच्छी सेकेंड हाफ में एक तेजी दिखाई है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और सुबह से ही आप देखिए ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आईटी सेक्टर आज का स्टार सेक्टर है। 3% की तेजी आप देखिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस में देखने को मिल रही है। कॉग्निजेंट के नतीजों ने साफ तौर पर भारतीय आईटी कंपनियों पर एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट दिखाया है। बिल्कुल, और आज सुबह जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि आईटी इंडेक्स ऐसा हो सकता है जो कि बाजार की तेजी की लीडरशिप ला सकता है। और वहीं से आप देखिए पूरी तरह से बाजार का मूड माहौल बदलता हुआ दिखा है। शानदार खरीदारी आईटी शेयरों में चौतरफा देखने को मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आज के सेशन में जो दिख रही है वो ये कि जो खरीदारी होती दिख रही है वो दिग्गजों में, और उसकी एक बड़ी वजह जो आप समझ सकते हैं कि लगातार 3 दिनों तक कमजोर आंकड़े देखने के बाद इंडेक्स फ्यूचर्स में कल के सेशन में एफआईज की तरफ से 200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी होती दिखी। यानी कि एक संकेत जो बाजार पड़ रहा है वो ये कि 8700 के आसपास एफआईज अपनी शॉर्ट कवर करने को तैयार है। फ्रेश शॉर्टिंग नहीं हो रही, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में माहौल अब भी कमजोरी की तरफ है। यानी कि जो कुछ भी रिकवरी आप देख रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, न कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी चौतरफा होती दिख रही है। दूसरी बात, जब तक डोमेस्टिक फंड्स आपको पूरी तरह से अच्छी खासी खरीदारी के साथ लौटते न दिखे तब तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी आना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। ये इस वक्त का संकेत बाजार साफ ले रहा है। जी हाँ, और अर्निंग सीजन है। देखिए एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पर इस समय पेट्रोनेट एलएनजी ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। अपेक्षा भी की जा रही थी थोड़े कमजोर आएंगे, लेकिन अगर आप शेयर पर नजर डालें तो आप पाएंगे दबाव के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। 227 करोड़ रुपीज का मुनाफे का अनुमान था, 162 करोड़ रुपीज का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, 4.3% के अनुमान के सामने आप देखिए 3% के ऑपरेटिंग मार्जिन निकल कर आए हैं। टोटल इनकम पर भी नजर डालें तो यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव है थोड़ी सी। अगर आप पोल को देखें तो 1160 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था कि ये इनकम निकल कर आएगी। 11,060 करोड़ रुपए का माफ कीजिएगा अनुमान था कि इनकम निकल कर आएगी, और 11,200 करोड़ रुपए के आसपास ये इनकम निकल कर आई है। कमजोर नतीजे पेट्रोनेट एलएनजी ने पेश किया। नतीजों के फ्रंट पर अब भी देखिए कोई राहत नहीं है। ज्यादातर दिग्गज कंपनियां दरअसल कमजोर नतीजे ही पेश कर रही हैं, और बाजार को लगता है अब इसकी आदत हो गई है। आज उन सब कमजोर नतीजों पर स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। बाजार एक अच्छी खासी तेजी, लेकिन असली एक्शन तो हेमंत तब दिखेगा जब 3 बैंक्स जो नतीजे देने वाले हैं, यूको, आईओबी, नहीं आज ही जो मिड कैप बैंक से यूको, आईओबी जैसे बैंक जो हैं, इलाहाबाद बैंक के आ चुके हैं, यूको आईओबी के नंबर्स जो आने हैं, तो उन पर देखना होगा किस तरह के रिएक्शन आते हैं। लेकिन एक और बड़ी इवेंट जिस पर बाजार की नजर है और वो है दिल्ली के चुनाव। देश में इन चुनावों की सरगर्मी तेज होती दिख रही है, और 2 दिन बाद दिल्ली में शनिवार को वोटिंग होगी और 10 फरवरी को चुनावों के नतीजे आएंगे। कुछ हद तक बाजार की नजर भी इन्हीं चुनावों पर है। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच जैसी दिग्गज एफआईआई ने दिल्ली चुनाव पर एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है इनकी रिपोर्ट में खास बातें, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए। देखिए अनिल जी, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का ये कहना है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल भी सजेस्ट कर रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक टफ फाइट हो सकती है, लेकिन उनका ये साफ कहना है कि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं, और भारत में जो बिग बैंग रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसमें कोई भी रुकावट इस इलेक्शन से नहीं आएगी। हालांकि मार्केट इस इलेक्शन को लेकर कुछ कंसर्न रहेंगे, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में बीजेपी से टफ फाइट होती है या फिर बीजेपी की हार होती है तो कहीं ना कहीं बाजार इससे ये आइडिया लेने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो कुछ कम तो नहीं हो रही, और ये एक सेंटिमेंटल डैम्पनर हो सकता है बाजार के लिहाज से। वैसे भी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आने वाले 2 महीनों में बाजार में करीब 5% की गिरावट देख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है वीक अर्निंग्स, रिच वैल्यूएशंस और सरकारी कंपनीज का जो ओएफएस आ रहा है उसके कारण 5% तक की गिरावट आ सकती है बाजार में अगले 2 महीने में। और अगर रिजल्ट खराब आते हैं इलेक्शन के तो कहीं ना कहीं प्रेशर और बढ़ सकता है। लेकिन इनका साफ कहना है कि इस गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो अब भी इंटैक्ट है। रिफॉर्म्स जो है वो अब भी आगे जाके होते हुए दिखाई देंगे, और इसके लिए भारत के ऊपर एक काफी बुलिश है। और सेंसेक्स पे दरअसल 33,000 का
टारगेट इन्होंने दिया है। तो इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप भारत के मार्केट में खरीदारी करके चले। जिन सेक्टर्स पे ये ओवरवेट है उसमें ऑटोज, बैंक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन के रिजल्ट खराब आते भी है तो वो सिर्फ एक सेंटिमेंटल डैम्पनर होगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको दबाव देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब भी ये काफी बुलिश है। लॉन्ग टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती। ये है लबोलबाब इस पूरी रिपोर्ट का। लेकिन जानकारों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी के लिए खराब नतीजे बस सेंटीमेंट के लिए ही लिहाज से नेगेटिव होंगे। बहुत छोटा फैक्टर, क्योंकि दिल्ली रियली जीडीपी वाइज किसी भी तौर से दिल्ली नहीं मैटर करता है, सेंटिमेंटली है कि आप 15 साल कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली एक बैस्टियन रहा हो बीजेपी का या कुछ। तो ये ज्यादा ऑफ कोर्स ऑपोजिशन इसमें ज्यादा लगाएंगे अटखेलियां के मोदी वेव कम हुई या ये हुआ, हमें नहीं लगता। बहुत छोटी एक इलेक्शन है और ये डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ये राय आती हुई दिल्ली इलेक्शन पर अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं फंडामेंटल राय देने के लिए। शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी और एडवाइस RCM रिसर्च के साहिल कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। शर्मिला, आप क्या समझती है दिल्ली के इलेक्शन कितने अहम है और क्या पिछले 3-4 दिनों की कमजोरी की कुछ क्रेडिट आप दिल्ली इलेक्शन के जो पोल्स हैं, प्री इलेक्शन पोल्स जो आ रहे हैं, उन्हें भी देना चाहेंगी कि लोगों को थोड़ा डर है? आई थिंक सो, डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब से वो पोल बाहर आया और जिसने सजेस्ट किया कि शायद आपको मेजॉरिटी मिल सकती है, तब से हम देख रहे हैं कि वो मार्केट में कहीं ना कहीं वो कमजोरी आई है, थोड़ी बहुत सेलिंग आई है। डेफिनेटली आई थिंक अ लॉट ऑफ इट आल्सो हैज टू डू कि किस तरह के FI फ्लोज रहे हैं। एक बड़ा हमने OFS देखा कोल इंडिया का, जिसमें भी FI पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा, तो उस वजह से भी एक तरह से लिक्विडिटी थोड़ी बहुत it gets sucked out, whether it is FIs, म्यूचुअल फंड्स, LIC, इन सबको मिलाकर। लेकिन येस, आई थिंक कि एक सेंटिमेंट हिट जरूर आया है इस इलेक्शन के, यानी जो पोल हुआ उससे। एंड आई थिंक कि इस वजह से काफी लोग उत्साह से देखेंगे कि किस तरह के नतीजे निकल कर आते हैं अगले हफ्ते दिल्ली से। बिकॉज आई डेफिनेटली थिंक इट्स अ सेंटिमेंट हिट, बिकॉज एक तरह से एक इलेक्शन फटीग भी जैसे इट्स सेटिंग इन, क्योंकि विद इन लेस देन अ ईयर दिस इज द थर्ड इलेक्शन दैट वी आर सीइंग वेयर वी आर आस्क्ड टू सॉर्ट ऑफ पे अटेंशन कि किस तरह से इसका आउटकम रहेगा। तो एक तरह से फटीग भी है और उसके साथ साथ ये भी चीज है कि स्टेट इलेक्शन में इतना अच्छा प्रदर्शन होने के बाद इधर क्यों कमजोर प्रदर्शन होना चाहिए बीजेपी का। सो आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट इलेक्शन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फॉर श्योर। चलिए, CNBC आवाज पर इस मुद्दे पर हम आपको लगातार दूसरे एक्सपर्ट्स की भी राय देते रहेंगे। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो सेंचुरी मार दी है निफ्टी ने और 350 अंक की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय हम कारोबार कर रहे हैं। साहिल, मैं जानता हूं काफी सारे ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी वो थोड़े आज अनकंफर्टेबल होंगे। 4 दिन तक वो काफी कंफर्टेबल थे। ये बताइए, उन शॉर्ट पोजीशंस में अगर मुनाफा हो रहा है उनको काट लेना सही समझदारी होगी या आपको लगता है कि आज के उछाल में और बिकवाली करनी चाहिए? क्या राय दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? जी, जो एक्सपायरी थी जनवरी की, एक्सपायरी से एक दिन पहले ही हमने राय दी थी कि ये बाजार जो है वो काफी ओवरबॉट है और एक करेक्शन आएगा। हमें लेवल्स 8630, 8700 के लेवल्स तक हमें लग रहा था करेक्शन आएगा, लेकिन जिस तरह से कल मार्केट में लास्ट हाफ एन आवर में सेलिंग था, मुझे लगता है कि वो एक शॉर्ट टर्म तरह का बॉटम मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा था। और आज सुबह भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लो है फ्यूचर्स का, वो कल के लो से ऊपर है। निफ्टी भी तकरीबन कल के लोस के आसपास से ही ऊपर आया। तो मुझे लगता है कि ये आज के जो लेवल्स हैं यहाँ पे हमने खरीदारी की ही सलाह दी है अपने क्लाइंट्स को 8730, 8740 के आसपास। तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशंस हो, मुझे लगता है कि उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर निफ्टी 8830 के ऊपर बंद देता है कैश मार्केट में, तो मुझे लगता है कि ये 9000 के जो स्तर हैं उसको छू लेगा या उन्हें क्रॉस कर लेगा। तो शॉर्ट पोजीशंस बनाए रखना मुझे लगता है मुनासिब नहीं रहेगा। चलिए, करेक्शन पूरा हो चुका है, शॉर्ट न रहें और खरीदारी करें सिलेक्टिवली। ये राय आती हुई यहाँ पर बाजार पर और अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। 8800 को पार करने के बाद फ्रेश खरीदारी, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिवली होती दिख रही है। लेकिन देख लेते हैं बाजार के कुछ और एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है बाजार पर। जनवरी में बहुत तेज एक रैली देखी हमने, तो मे भी अब वो मार्केट थोड़ा उसको डाइजेस्ट कर रहा है और ये मार्केट स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है। ये जरूर है कि सपोर्ट लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। जहां पहले हम सपोर्ट 8300, 8400 पे देखते थे, अब 8000, 650 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। तो
लगता नहीं कि इससे और नीचे मार्केट जाएगा। और ग्लोबल स्थिति अगर थोड़ी सुधरती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्री बजट एक रैली आ सकती है। जुबिलिएंट फूड, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए 35 करोड़ का हमारा अंदाजा था, मुनाफे का उतना ही आंकड़ा मुनाफे का आता हुआ दिखा है। सेल्स का आंकड़ा भी उम्मीद के एकदम मुताबिक 550 करोड़ का हमने अंदाजा लगाया था, 554 करोड़, यानी कि हमारा पोल, हमारा अनुमान जो था इन नतीजों पर एकदम सटीक साबित होता दिखा है। जुबिलेंट फूड के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे। स्टॉक 3% ऊपर है, एकदम इन लाइन नंबर्स इस वक्त आप देखेंगे। जुबिलेंट फूड के स्टॉक काफी एक्शन में कल से ही दिख रहा है और आज फिर से आप देखिए 3% की तेजी तो हुई है, ओपन इंटरेस्ट में भी एक अच्छा इजाफा होता दिखा है, तो काफी पोजीशंस लॉन्ग बनी हुई थी इस नतीजों के पहले। साहिल, क्या ट्रेड लेंगे आप? उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे आते दिखे हैं और इस वक्त 1350 से 86 पर इसका फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि एक ट्रायंगल चार्ट्स के ऊपर फॉर्म हो रहा है और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट तकरीबन ऊपर आने की उम्मीद है, जो कि 1420-1430 रुपए का इसका ब्रेकआउट लेवल है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है न्यू हाई करेगा, नए ऊंचे स्तरों को पार करेगा। 1530 से 1540 इसका प्रीवियस हाई है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट आता है तो कुछ हफ्तों या महीनों में स्टॉक नए हाई कर सकता है। ओके, आप देखिए 3% के आसपास की बढ़त, 4.25% के आसपास की बढ़त ये स्टॉक इस समय आपको दिखाता हुआ। लेकिन आज जिस तरह से आईटी कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, शर्मिला, आप देखिए कॉग्निजेंट के अच्छे नतीजों का ही असर ये दिख रहा है। विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS सब 2.5 से 4% तक की तेजी दिखा रहे हैं। कौन सा वो स्टॉक है जो यहाँ से और अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जहां आपको लगता है लंबी अवधि के लिहाज से बेट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से जो नतीजे हमने देखे सभी टॉप लाइन कंपनीज के काफी ठीक थे। TCS ने पहले ही कहा था कि उनके थोड़े इट विल बी अ स्लाइटली म्यूटेड क्वार्टर और उसी हिसाब से उनके लिए नतीजे आए। बट आई थिंक कि सबके लिए सबकी अगर आपने मैनेजमेंट्स की बातें सुनी होंगी तो सबने ये अनुमान लगाया है कि ये साल उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक एनी ऑफ द फ्रंट लाइन, उसमें मेरा सबसे द स्टॉक दैट आई प्रेफर मोस्ट इज टेक महिंद्रा। और आई थिंक मिड कैप स्टॉक्स में जेंसार के भी नतीजे बहुत अच्छे थे और परसिस्टेंट सिस्टम एक और एक स्टॉक है जो भी मुझे काफी अच्छा लगा। और कल जिसके नतीजे आए रैमको सिस्टम्स, आई थिंक उस स्टॉक के भी बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं। सो यू नो दैट्स अनदर स्टॉक टू बी वॉच फॉर। शर्मिला, गोदरेज कंज्यूमर्स पर भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। आज ही बाजार के दौरान नंबर्स आए, बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर गोदरेज ने दिए हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स ने, और 4.5% की मजबूती यहाँ पर भी है। FMCG स्टॉक पर क्या राय बन रही, क्योंकि वैल्यूएशंस वैसे काफी महंगे हैं लेकिन अभी ग्रोथ आती दिख रही है, ऐसे में क्या पसंद है आपको इस स्पेस में, गोदरेज कंज्यूमर ही या फिर कोई और स्टॉक? Actually, Godrej Consumer was one stock which I've actually steadfastly recommended from the time it used to be at 400-500 levels. So वो definitely एक stock है जो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने business model develop किया कि they really try to be an Indian multinational, क्योंकि उन्होंने अपना domestic business grow किया, they bought overseas concerns, उनके products यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए और वो स्ट्रैटेजी उनके लिए अभी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी तरह से प्ले आउट हो रही है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ numbers they're delivering on the top line and the bottom line. I think within the Indian FMCG space, one more stock that I would really like at this point is Dabur. I think वो भी इसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और जिस तरह के उनके प्रोडक्ट्स है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है, वो मेरे हिसाब से आगे 1-2 साल में आपको उस तरह के अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना दिखा रहा है। उसके साथ साथ आई थिंक ITC, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम सिगरेट्स, और जिस तरह से उन्होंने फूड बिजनेस में काफी एक अच्छा बड़ा फोरे किया है, मेरे हिसाब से you'll have to give it a couple of years, लेकिन that's another stock डेफिनेटली करंट वैल्यूएशंस पे इट लुक्स प्राइस्ड इन, लेकिन आगे चलकर मुझे उसमें काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज नजर आती है। ओके, चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अर्निंग सीजन है, मैग्मा फिनकॉर्प ने भी कल अपने नतीजे पेश किए थे। स्टॉक पर नजर डालते हैं, देखते हैं किस तरह से इस समय ये शेयर कारोबार कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था मुनाफा जो है वो दरअसल थोड़ी हायर प्रोविजनिंग के चलते कम होता हुआ नजर आया था। 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। NII देखिए 29% स्टैंडलोन बेसिस पर बढ़ा था, मुनाफे में का फिगर देखिए तो करीब 9.5% का स्टैंडलोन बेसिस पर बढ़ा था। कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा करीब 25% की बढ़त के साथ दिखा था 44 करोड़ रुपए के आसपास। आगे का आउटलुक क्या है, इस तिमाही में क्या हाइलाइट्स नहीं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO वी लक्ष्मी नरसिंहन साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर।
क्या हाईलाइट सही तीसरी तिमाही की, और आगे किस तरह के आपको लग रहा है आउटलुक देखने को मिल सकता है? थैंक यू जी। हमारा जो हाईलाइट है Q3 का, एसेंशियली बिटवीन लास्ट ईयर सेम टाइम टू द प्रेजेंट वी हैव इंक्रीज्ड आवर NIM by over 100 basis points. Now it is at 6.41. It was 5.41 about a year back. That's the first highlight. The second highlight obviously is the one that you just mentioned in terms of profit going up by close to 25% YOY. The third piece is there are three businesses that are doing well, which is three parts of the business which is doing well, which is tractor, used assets and the mortgage business. So यदि आप इसकी देखेंगे during this quarter and during the current 9 months, the disbursement in those products have increased very well, and today the mortgage contributes about 14% of the loan book, and the tractor contributes close to 18% of the loan book. 3 साल पहले ये दोनों just about 7-8% थे, and today these two are contributing close to 25-26% of the loan book. So I think that's the highlight. What didn't work for us is the higher provisioning. Considering the way the market is positioned presently in terms of GDP and the infrastructure. तो हमारे ज़्यादातर asset is led by the infrastructure revival, which is commercial vehicle, construction equipment, tractors. आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि यूको बैंक के नतीजे इस समय आ गए हैं। माफ कीजिएगा, अभी आपके पास वापस आएंगे नरसिंह साहब आप, लेकिन देखिए यूको बैंक ने किस तरह के नतीजे पेश किए हैं। 314 करोड़ रुपए के सामने आप देखिए 303 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। एनपीएस के फ्रंट पर देखिए एनपीएस बढ़ते हुए नजर आए हैं, और सुबह से ही हमने देखा था ये स्टॉक दबाव में था। 3.15% से नेट एनपीएस बढ़कर 4.25% रहे हैं। ग्रॉस एनपीए का फिगर भी देखिए बढ़ता हुआ, तो एसेट क्वालिटी साफ तौर पर डिटोरिएट हुई है। 5.2% के सामने देखिए 6.5% ग्रॉस एनपीएस, तो कमजोर नतीजे, अपेक्षा भी थी कमजोर आएंगे, और आप देखिए नेट एनपीएस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक और पीएसयू बैंक जिसने परिणाम नतीजों के जो दिए हैं वो अनुमान के मुताबिक नहीं है, कमजोर है। एनआईआई पर नजर डालिए, आप पाएंगे कि 1420 करोड़ रुपए के एनआईआई बैंक ने पेश करी है, 1560 करोड़ से घटकर। तो अनिल, जैसा कि हम बुलेटिन की शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि यूको बैंक के नतीजे शायद दुख दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ भी है। बिल्कुल, और काफी मुश्किल होता दिख रहा है ये सारे बैंक्स में अंदाजा लगाना कि एग्जैक्टली किस तरह के नंबर्स आएंगे। खासतौर से एसेट क्वालिटी को लेकर काफी सिचुएशन बनती बिगड़ती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल नरसिम्हन साहब हमारे साथ हैं बैंगना फिनकॉप के। सर, ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप डिसबर्समेंट में 16% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं, इस तिमाही के जो नतीजे दिख रहे हैं, क्या कहीं कोई पिकअप आता हुआ दिख रहा है क्रेडिट ऑफ टेक में? क्या किस वजह से ये डिसबर्समेंट बढ़ते हुए दिखे हैं? डिसबर्समेंट एसेंशियली अपना मॉर्गेज, ट्रैक्टर एंड यूज एसेट्स में बढ़ा है। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सीइंग अ रिवाइवल। यदि आप रिवाइवल की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कोई रिवाइवल नहीं दिख रहा अभी हमको। प्राइमरी सेल तो देयर आर सम रिपोर्ट दैट सेज द कमर्शियल व्हीकल हैज पिक्ड अप, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल हैज पिक्ड अप। वैसे आवर ओन व्यू इज दिस इज नॉट द टाइम टू ग्रो दैट बुक, कंसिडरिंग अभी ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के हाथ में कैश फ्लोस इतना फ्री नहीं है जिस बेसिस पे वो लेंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ पोजीशन ऑन द कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ग्रोथ, बिकॉज अभी ग्राउंड रियलिटी ठीक हुआ नहीं है। चलिए, शुक्रिया नरसिम्हा साहब समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, और मैग्ना फिनकॉप के आउटलुक के बारे में और नतीजों के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन नजर साफ तौर पर सबकी यूको बैंक पर ही है, और आप देखिए अभी भी करीब 5% नीचे है ये शेयर। शर्मिला, कैसे लगे आपको ये परिणाम? बैंक ऑफ बड़ौदा ने खराब नतीजे पेश किए, पीएनबी ने खराब नतीजे पेश किए, इलाहाबाद बैंक के नतीजे भी कुछ खास अच्छे नहीं आए, और यूको बैंक देखिए 5.5% नीचे शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, आई थिंक, और जैसे कि आपने कहा कि पीएसयू बैंक्स में अगर बड़े बैंक्स यानी पीएसयू बैंक में जो बड़े बैंक्स माने जाते हैं, वेदर इट्स अ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके नतीजे अगर इस तरह से खराब आ सकते हैं और उनमें इतना एसेट्स का स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो आई थिंक इट्स अ गिवन कि आपको वो जो थोड़े छोटे पीएसयू बैंक्स है, द मिड साइज पीएसयू बैंक्स, उनमें आपको ये ज्यादा नजर आएगा। तो उस लिहाज से आई वुड से इट इज प्रीटी मच इन लाइन। आई एम नॉट रियली शॉक्ड बाय दीज नंबर्स, और आई वुड से दैट इन अ सेंस ठीक ही नंबर्स आए हैं, गिवन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है। दे सीम टू हैव सॉर्ट ऑफ मैनेज देयर एसेट्स। साहिल, अगर किसी ने शॉर्ट किया था यूको बैंक को, तो अब परिणाम आ चुके हैं, कमजोरी आए हैं, काट लेना चाहिए? सपोर्ट के आसपास है ये स्टॉक, या आपको लगता है ये और नीचे फिसल सकता है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस शेयर के लिए अभी?
देखिए, सभी पीएसयू बैंक्स मुझे लगता है इस समय प्राइवेट बैंक्स के ऑपोजिट चल रहे हैं, बट जहां जहां भी हमने देखा नतीजे आए हैं, कुछ देर तक वहां पे सेलिंग प्रेशर तकरीबन बना रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, ओबीसी हो। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन 66-65 के स्तर को छू सकता है। तो अगर शॉर्ट पोजीशंस हो तो उसे मेंटेन रख सकते हैं कुछ समय तक। बट ओवरऑल मुझे लगता है पीएसयू बैंक एज अ होल, पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखेंगे तो वो तकरीबन कुछ एक ओवरसोल्ड कैटेगरी, ओवरसोल्ड रीजन के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं शायद इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में उसे थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली देखूंगा और जो भी शॉर्ट्स होंगे अक्रॉस पीएसयू बैंक्स उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर पीएसयू बैंक्स पर शॉर्ट्स कवर करें, फ्रेश लॉन्ग करें नीचे के लेवल पर, यहाँ पर करेक्शन पूरा होकर ऊपर जाने की संभावनाएं बनती हुई दिखेगी। ये राय है साहिल की। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर होगा हमारा फोकस। बताएंगे आपको क्या हो आपकी रणनीति, बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच ग्रीव्स कॉटन के नतीजे अभी अभी आते हुए दिखे और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल लॉसेस थे, उसकी वजह से यहाँ पर नतीजे थोड़े से खराब दिखते हुए नजर आए। 2% का नुकसान स्टॉक में इस वक्त आप देख सकते हैं। लगभग दिन के लो पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है, 144 रुपए के आसपास ये स्टॉक। यूको बैंक 5% कमजोर है, यहाँ पर नंबर्स के बाद रिकवरी आती नजर नहीं आ रही, उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स ने बेहतरीन रिकवरी दी है, अच्छे इनलाइन नतीजे होने के बावजूद भी एक अच्छा उछाल स्टॉक प्राइस में आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 5.5-6% की मजबूती वहां पर बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है अरविंद लिमिटेड, यहाँ पर नतीजे आ जाए 1.5% स्टॉक मजबूत है। साहिल, ये स्टॉक काफी एक्शन में रहा है और लगातार धीरे धीरे सीरीज दर सीरीज तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। अब नंबर्स आ चुके हैं, अब 300 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है, क्या करना चाहिए? ऑन द होल अरविंद के ऊपर हमारी कोई रिकमेंडेशन अभी ओपन नहीं है, बट अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो लगातार इसके चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि बिना कोई टारगेट मेंशन करते मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की दिशा में ही रहेगा और इसके ट्रेंड के साथ इसे मजबूती से ही ट्रेड करना चाहिए। शर्मिला, एक और पॉकेट आज काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, वो है रेलवे शेयरों की। बजट से पहले, रेल बजट से पहले कोई स्टॉक आपको पसंद है? कालिंदी, करनेक्स, टेक्स रेल, टेक्स मैको, ये सारे के सारे शेयर देखिए हरे निशान में ट्रेड करने हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। किसी पर आप कॉल लेना चाहेंगी? बजट तक का छोटा होगा हालांकि, लेकिन विल यू स्टिक आउट योर नेक एंड टेक अ कॉल? नो, नॉट रियली। लेकिन जो स्टॉक्स पसंद है वो यानी रिजल्ट्स और जो डेवलपमेंट्स है, रेलवे, एफडीआई, डिफेंस, उस तरह की बातों की वजह से वो है बीएल और बीएमएल। So I would continue to like those, but not really anything else. ओके, वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। शर्मिला और साहिल, आपका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आज सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। 340 अंकों की शानदार मजबूती है सेंसेक्स में, 1% से ज्यादा, इनफैक्ट 1.25% कहना होगा। सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर। इंतजार है हरे निशान में लौटने का मिड कैप शेयरों का, जो अब भी दबाव में है। पूरी तरह से फोकस अब तक सारा यहाँ पर आता हुआ देखा। कुछ और नतीजे आईओबी आपके सामने आते हुए, भारी भरकम नुकसान 516 करोड़ का पीएसयू बैंक्स के लिए आज खराब दिन है नतीजों के लिए। इलाहाबाद बैंक और उसके बाद यूको हैट्रिक मारता हुआ आईओबी नीचे की तरफ ये फिसलता हुआ। 75 अंक का प्रॉफिट के सामने ये नुकसान है 516 करोड़ रुपए का, और ये बड़ा नुकसान है। और आप देखिए तेजी से फिसल रहा है, 6% के आसपास, 5.5% के आसपास ये स्टॉक नीचे चला गया। और एनपीए देखिए आप, 8.12% का एनपीए, माय गॉड, 7.35% से ये बढ़ता हुआ नजर आया। नेट एनपीए का फिगर भी देखिए 5.17% के परसेंटेज के लिए मेरे ख्याल से 8% ग्रोस एनपीए किसी भी पीएसयू बैंक में हाईएस्ट लेवल पर होगा परसेंटेज के लिहाज से। भारी भरकम एनपीए जी 8% के, और इसीलिए आप देखिए तेजी से ये भारी भरकम स्पीड से भी ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये हफ्ता, बल्कि पिछला हफ्ता भी काफी खराब था। शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा से। एनआईआई का नंबर भी देखिए, ये भी कमजोरी के साथ ही आया है, 1398 करोड़ के सामने 1357 करोड़ रुपीस। और एक और ऐसा पीएसयू बैंक जिसने कमजोर नतीजे ही पेश किए। अगर आप अभी अभी सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूं, अब 9% की गिरावट दिखा रहा है आईओबी का स्टॉक, और जो लॉस है वो छोटा मोटा नहीं,
516 करोड़ रुपए का है 75 करोड़ के मुनाफे के सामने। और अगर आप देखिए तो 8.12% के ग्रॉस एनपीएस यहां पर निकल कर आए हैं 7.32% के सामने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़े हैं और अच्छी खासी परसेंटेज टर्म्स यहां पर बढ़त देखने को मिली है। एक और कमजोर नतीजे बैंकिंग कंपनी की तरफ से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने पेश करेंगे आईपीएल के पोजीशनल मुकाबले का अपडेट। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आईआरबी इंफ्रा के नतीजों पर नजर रखिए। इस समय शेयर देखिए करीब 4% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। मुनाफे का अनुमान था 132 करोड़ रुपए का और देखिए मुनाफा बिल्कुल सीएनबीसी आवाज के अनुमान के मुताबिक क्या है 132 करोड़ रुपए के आसपास, 132.5 करोड़ टू बी मोर प्रिसाइज। अगर आप देखिए कंसोलिडेटेड इनकम तो यहाँ पर 990 करोड़ रुपए का अनुमान था, 964 करोड़ रुपीज की यहाँ पर कंसोलिडेटेड इनकम आईआरबी इंफ्रा ने पेश करी है। और अगर आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकल कर आए हैं तो आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, माना जा रहा था कि 56% का ये रहना चाहिए और 57.6% का ये देखने को मिला है। तो अनिल, एक खराब, काफी कंपनियों ने खराब नतीजे पेश किए हैं, एक कंपनी फिलहाल आप देखिए इस समय अच्छे नतीजे या फिर अनुमान से बेटर नतीजे पेश करती हुई। और अगर आप देखें तो साल दर साल 49.6% के मुकाबले 57.6% ये ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिले हैं। अच्छे नंबर्स कहे जाने चाहिए आईआरबी इंफ्रा की तरफ से। इसके अलावा कंसोलिडेटेड एबिटा पर भी नजर डालें तो 27.5% का यहाँ पर भी उछाल ही देखने को मिला है। मुनाफे का फिगर अगर साल दर साल देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि करीब करीब 22% का उछाल देखने को मिला और इसीलिए करीब 3.25% मजबूती के साथ आईआरबी इंफ्रा का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। ये तो बात हुई आईआरबी इंफ्रा की, लेकिन आईपीएल पोजीशन मुकाबले की अपडेट की अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान खेल रहे हैं। ये देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स इनकी टीम में दिख रहे हैं। कुणाल 16 पॉइंट के साथ सबसे आगे और नेगेटिव 77 पॉइंट्स के साथ आशुतोष, और मिथिल की टीम भी देखिए नेगेटिव 72 पॉइंट्स के साथ अब आगे बढ़ती हुई। आइए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स थे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाए थे। आशुतोष सरना की टीम पर सबसे पहले नजर डालिए। कल सन फार्मा में इनका एक टारगेट हिट हुआ था, करीब करीब 3% के रिटर्न्स इन्होंने आपको कमा कर दिए। पूरी टीम देखते हैं इस समय किस तरह की निकल रही है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इन्होंने आपको सुझाए हुए हैं। एल&टी में खरीदारी की राय, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय। मुझे याद है बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने सुबह शामिल किया था, काफी पिटने के बाद इनको लगता था कि यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेस काफी चल चुका था और इनको लगता था यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। डीएलएफ में भी यहाँ पर बिकवाली की ही राय इन्होंने दी थी। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय आशुतोष, गुड आफ्टरनून। कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप अपनी टीम में इस समय? गुड आफ्टरनून हेमंत जी। जी मैं समझता हूँ कि अभी सेम टीम के साथ कैरी करेंगे। बैंकिंग ने थोड़ा सा अभी पार्टिसिपेट नहीं करा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक उछाल देखने को मिल सकेगा। ओके, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं आशुतोष। शुक्रिया आशुतोष आपका। आइए दूसरे एक्सपर्ट्स की टीम पर नजर डालते हैं। कुणाल दायमा की टीम पर नजर डालते हैं। कल हमने देखा था अरविंद में इनका टारगेट हिट हुआ था, यहाँ पर करीब 2% तक के रिटर्न्स इन्होंने आपको कमा कर दिए थे। आज हालांकि अरविंद के नंबर्स भी आए हैं। कल हमने ये भी देखा था कि ओएनजीसी में भी इनका टारगेट हिट हुआ था, 3% तक की उछाल इस स्टॉक ने इनको कमा कर दी थी। और देखिए कौन से वो शेयर हैं जो इनकी टीम में इस समय बने हुए हैं। हेक्सावेयर, आईटीआई, अरविंद, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इनकी टीम में है। कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय कुणाल, गुड आफ्टरनून। कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप अपनी टीम में इस समय? गुड आफ्टरनून। जो एक स्लॉट खाली है मैं समझता हूँ कि उसे मैं कजारिया सिरामिक्स के साथ भरना चाहूंगा। एक ओपिनियन पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखा गया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देखा गया है। मैं समझता हूँ कि यदि ये स्टॉक 745 के ऊपर आज के दिन में सस्टेन हो जाता है तो काफी अच्छी मूव, एक स्टेप अप ओपनिंग भी कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 768 के लक्ष्य के साथ कजारिया सिरामिक्स का नया काउंटर होगा जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा। कजारिया सिरामिक्स पर बुलिश हैं कुणाल। शुक्रिया कुणाल आपका इस जानकारी के लिए। हमारे तीसरे एक्सपर्ट निखिल प्रधान की टीम पर नजर डालिए और देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको सुझाए थे। बाजार खुलने के बाद लक्ष्मी विलास बैंक में इनका टारगेट हिट हुआ था, यहाँ पर उन्होंने खरीदारी खरीदने की सलाह दी थी 94 रुपीज 50 पैसे के भाव पर। आइए पूरी टीम पर नजर डालिए। वोल्टा, सीमेंस, लक्ष्मी विलास बैंक के अलावा एसबीआई, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इनको पसंद हैं। मिथिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय मिथिल,
गुड आफ्टरनून। कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप अपनी टीम में? शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है। चलिए, लेकिन पूरी टीम देख लेते हैं, सबकी अपडेटेड टीम किस तरह से निकल कर आ रही है। हालांकि सबसे पहले आशुतोष की टीम पर नजर डालिए। इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। अडानी एंटरप्राइजेज, L&T, DLF और बैंक ऑफ बड़ौदा इनकी टीम में शामिल हैं। 2 बाय साइड के प्लेयर्स, 2 सेल साइड के प्लेयर्स। कजारिया सिनेमिक्स हमारे दूसरे एक्सपर्ट ने शामिल किया, उनकी टीम लाने की कोशिश करेंगे। कुणाल दायमा की टीम की हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ITI, हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स इनकी टीम में है, और अरविंद एक और ऐसा स्टॉक है जो इन्होंने यहाँ पर अपनी टीम में रखे हैं। मिथिल ने भी कोई बदलाव नहीं किया इस पुरानी टीम के साथ, ये आगे बढ़ते हुए वोल्टास, सीमेंस, लक्ष्मी विलास बैंक और SBI थोड़ा समय देना चाहते हैं दरअसल अपनी इस टीम को। इनको लगता है कि यही टीम इनको अच्छा प्रदर्शन कमाकर दे सकती है। लेकिन वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और खास तौर पर आपको ये भी बताएंगे कि आपको आज आए नतीजों में किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए। जी हां, इलाहाबाद बैंक ने कमजोर नतीजे पेश किए। IOB देखिए पिटता हुआ आपको दिखेगा, करीब 7% की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। यूको बैंक ने भी निराश ही किया। इन बैंकों के शेयरों में अब आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। Parag presents Boom. बाजार तेजी से फिसलते हुए ऊपर के लेवल से यहाँ पर सिर्फ अब मजबूती बची है। मजबूती तो है लेकिन 240 अंकों की यहाँ पर अब सेंसेक्स पर मजबूती है। 70 अंक नीचे ऊपर सेंसेक्स है। यहाँ पर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। बाजार में 350 पॉइंट के आसपास, जहां तक मेरा ख्याल है, सेंसेक्स को मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर देखा था। इंट्राडे चार्ट एक बार हाजिर करते हैं आपके सामने। सेंसेक्स और निफ्टी का कुछ गिरावट आती हुई दिख रही है। 29277 ये सेंसेक्स का हाई है, यानी कि वहां से 150 अंक सेंसेक्स फिसलाया। और निफ्टी में देखिए आज का हाई क्या है, 8838, और इस वक्त है हम 8793, यानी कि वहां से भी लगभग 50 अंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिखा। तो कुछ कमजोरी होती दिख रही है। कमजोरी की कुछ क्रेडिट भले ही सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानी चाहिए मिड कैप PSU बैंक्स को। IOB, यूको, इलाहाबाद बैंक सारे के सारे कमजोर, बेहद खराब नतीजे, खासतौर से एसेट क्वालिटी को लेकर। इन नतीजों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज की बैंकिंग एक्सपर्ट सिल्की जैन कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सिल्की, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं कि लगातार बैंक्स की एसेट क्वालिटी और बिगड़ती नजर आ रही है, खासतौर से PSU बैंक्स। क्या कंसर्न्स हैं और क्या इसी तरह के नतीजे रहेंगे बाकी बचे हुए बैंक्स के भी? आज जो रिजल्ट देखने में आए हैं उनमें अगर कंपेयर करें तो ब्रॉडली इलाहाबाद बैंक का एक बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट था। अदरवाइज IOB और यूको बैंक ने काफी डिसअपॉइंट किया है एसेट क्वालिटी पे। एंड हम अगर बात करें तो मिड कैप PSU ही नहीं, इनफैक्ट हमने देखा है लार्ज कैप PSU बैंक ने भी काफी डिसअपॉइंट किया है। तो एक जो कंसर्न बना रहता है ऑलरेडी, जो अगर लार्ज कैप भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मिड सेक्टर जो PSU बैंक पे उन पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। तो एक एक्सपेक्टेशन ऐसे भी बिल्डअप हो रहा है कि Q4 अब अच्छा नहीं रहेगा। मैनेजमेंट ने भी काफी, मोस्ट ऑफ द बैंक के मैनेजमेंट ने कंसर्न रेज किया है कि Q4 में ये कंटिन्यू रहेगा जो परफॉर्मेंस रहा है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो FY15 का जो परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ ग्रेट नहीं लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ। बिल्कुल सिल्की, और सबको इंतजार है 13 तारीख का जब SBI अपने नतीजे पेश करेगा। आपको क्या लगता है वहां पर भी एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं हो सकती हैं? और 9 फरवरी को बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। अपेक्षाएं उनसे भी रखना सही नहीं होगा, छोड़ देनी चाहिए? फिर एक कंसर्न जो है वो डेफिनेटली हमने देखा है कि ये स्टार्ट हो गया था, जो कंसर्न ऑलरेडी जब बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया था उस टाइम से ही हमने ये कंसर्न ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैंक पे आता हुआ दिख गया था। तो अब जो है एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली खराबी है। एक्सपेक्टेशन है कि NPS बढ़ के आएंगे, वो भी बैंक ऑफ इंडिया हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। तो हम दोनों से एक्सपेक्टेशन हमारा वैसा ही है, बट चांसेस हो सकते हैं कि SBI ने जिस तरह से लास्ट 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिया था काफी स्टेबल और अच्छा रहा है। तो एक उम्मीद बनती है कि कहीं ना कहीं अगर SBI थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव सरप्राइज देता है तो एक कंटिन्यू मोमेंटम बना रहेगा बाकी बैंक्स के लिए भी
और होप्स रहेंगे कि ऑलमोस्ट ये क्वार्टर नहीं, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर, बट रिकवरी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर डेफिनेटली SBI अगर डिसअपॉइंट करता है परफॉर्मेंस में, तो जो बैंक का परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट जो है अभी के लिए काफी कंसर्न हो जाएगा, जो नियर टर्म भी कंसर्न बने रहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर बैंकिंग नतीजों पर 13 फरवरी ये डिसिसिव डे होगा, जब SBI जैसे दिग्गज पर नजर होगी। अगर वहां से थोड़ी राहत मिले तो ठीक, और SBI ने भी अगर ट्रेंड के मुताबिक ही खराब असेट क्वालिटी दिखाई तो फिर बैंकिंग शेयरों का नीचे और ज्यादा नीचे गिरना है। शुक्रिया सिल्के आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। बाजार इस बीच 225 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 70 अंकों की मजबूती ऊपरी लेवल से थोड़े फिसलते हुए दिख रहे हैं दिग्गज इस वक्त, लेकिन वायदा कारोबार में जबरदस्त एक्शन है और इस एक्शन को समझते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं KIFS सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट मयंक मेहता। मयंक, इससे पहले स्टॉक्स पर बात करें, एक राय निफ्टी पर ऊपर के लेवल से फिसला है 50 पॉइंट, ऐसे में क्या ट्रेड करें? इस कमजोरी में खरीदारी करें या उछाल में बिकवाली? 8,800 के पास क्या ट्रेड लेंगे आप निफ्टी पर? डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेल ऑन राइज ही बन रहा है, लेकिन अभी देखें तो 8700 और 8800 100 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8700 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट 8720 8730 के आजू बाजू अगर आता है तो वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन, और मेरा टारगेट होगा अराउंड 8820 और स्टॉप लॉस टिक लगाना होगा 8700 का। बिल्कुल, आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है, 0.5% नीचे ये इंडेक्स है और इसी ने बाजार का मूड भी खराब किया है। गिरने वाले शेयरों की संख्या अब ज्यादा होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जुबिलेंट के नंबर्स अच्छे आए और आप देखिए या फिर कहिए इनलाइन आए और ये स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। FNO में ये काफी एक्टिव है, अब 6% मजबूत है। कोई ट्रेड यहाँ पर जुबिलेंट फूड में इस समय लेंगे बैंक आप? शायद बैंक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन 6% की अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनसे संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज देखिए ADAG ग्रुप के शेयरों में एक तेज प्रेशर देखने को मिल रहा है। आरकॉम 5% नीचे, आर पावर करीब 4% तक की गिरावट, आर इंफ्रा 3% नीचे, आर कैप में करीब 2.25% की गिरावट, और ये तमाम ऐसे हाई बीटा शेयर हैं जो आज खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कल हमने देखा था हाई बीटा स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और आज देखिए बिल्कुल उलट गया है। JP एसोसिएट्स में जहां एक अच्छी रैली कल के सत्र में बनी थी, आज देखिए यहां पर भी प्रेशर है। JP पावर भी 2% नीचे, सारे के सारे रियल्टी शेयर कमजोर हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज ज्यादा मार पड़ती हुई नजर आई। तो साफ है कि कमजोर क्वालिटी के शेयर ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं। कुछ आपको तेजी के रुझान भले दिख जाए 1-2-4 दिनों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्वालिटी शेयरों में ही बड़ा पैसा FIs की तरफ से आता हुआ दिखेगा। और आप देखिए किस तरह की खरीदारी दिग्गजों ने आज की है और वो पूरी की पूरी दिग्गज शेयरों में ही होती दिखी है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। IRB इंफ्रा के नतीजे कुछ देर पहले हमने आपको बताया, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। 132 करोड़ रुपए का मुनाफा, और अगर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पर एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिला है। 56% का CNBC आवाज का पोल था, 57.6% का ये निकल कर आया। 49.6% से दरअसल बढ़कर ये 57.6% आया है। चलिए, क्या वजह थी इन अच्छे नंबर्स के पीछे और आगे की तिमाही कैसी रह सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। IRB इंफ्रा के CMD वीरेंद्र महेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। बताइए क्या हाइलाइट्स रही तीसरी तिमाही के नतीजों की? इस बार हमने ट्रैफिक में अच्छा खासी बढ़ोतरी देखी है, और अगर हम टॉप लाइन को ब्रेक करें तो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू मोर और लेस हैज रिमेन्ड फ्लैट compared to last quarter, which was at 451 crores. It has gone up to 485 crores. बट द टोल रेवेन्यू में हमने काफी अच्छा इजाफा देखा है और वो 432 करोड़ से बढ़ के 479 करोड़ हुआ है। जी, मैं इसके साथ जो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है लगभग 6-6.5% का, अब 56% पर आ चुका है। ये बताएं कितना सस्टेनेबल है और आगे आने वाली जो भी अगली तिमाही या फिर 2 या 4 तिमाहियों के लिए अगर एक आउटलुक आप मार्जिन्स को लेकर देना चाहें, किस तरह के मार्जिन्स रह सकते हैं?
देखिए, बीओटी बिजनेस जो है वो हायर एबिडा मार्जिन बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन इज अ लोअर एबिडा मार्जिन बिजनेस। और चूंकि अब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिस वजह से अगर आप टर्नओवर देखो तो ऑलमोस्ट 50% टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम टोल एंड कंस्ट्रक्शन। Hence, the EBITDA margins have moved up from 47% to 57%. आपने कहा कि टोल रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आए हैं, दरअसल इसके चलते आपने अच्छा मुनाफा पेश किया। अगर आप हमें इसका ब्रेकअप दे सकें, भरूच सूरत प्रोजेक्ट में किस तरह के रेवेन्यूज देखने को मिले हैं, भरूच पुणे प्रोजेक्ट्स में किस तरह के उछाल देखने को मिला है? अगर हम 4-5 की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो भरूच सूरत में अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो भरूच सूरत में टोल कलेक्शन जो है वो बढ़ के 42 करोड़ से 49 करोड़ हुआ है। ओके। और अगर हम बॉम्बे पुणे हैज गॉन अप फ्रॉम 114 बॉम्बे पुणे में जो है वो कलेक्शन बढ़ के 110 करोड़ से 147 करोड़ हुआ है। ओके। और सूरत दहीसर में 127 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ हुआ है। ओके। तो ये वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स वी हैव विटनेस्ड क्लोज टू डबल डिजिट ग्रोथ। चलिए, गुड लक। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और कंपनी के नतीजों पर हमसे राय और चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर टोल प्रोजेक्ट से अच्छी कमाई हो रही है, जिसके चलते मुनाफा आप देखिए बढ़ता हुआ नजर आया है और एक अच्छी खासी तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हालांकि अब बाजार की कमजोरी के साथ ये शेयर नीचे आता हुआ दिन के हाई से अब भी आप देखिए 1% की मजबूती दिखाने में सक्षम है। यूरोपीय बाजारों पर नजर रखिए, फुट्सी कैक डैक्स यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रीक के बाजार पर भी आप नजर रखिए, आप पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह का ट्रेड हो रहा है। ये देख लेते हैं, करीब करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर यूरोपीय बाजारों में देखने को इस समय मिल रही है। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए आपको बता देते हैं कि कमोडिटी बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कविता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो सब एक्शन लेंगे। कविता, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम सोने चांदी की, जहाँ पे शुरुआती तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव पे डालें नजर तो यहाँ पे $1265 के आसपास कारोबार हो रहा है और गिरावट है। लेकिन घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो चूंकि रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लिहाजा चाल तेजी की तरफ थी, लेकिन अब वो काफी हद तक फ्लैट होती हुई और लेकिन हरे निशान में अभी भी हम देख रहे हैं सोना बना हुआ है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात करें तो ग्रीस से जुड़ी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एक तो वो बात है और दूसरा चीन में ब्याज दरें घटने से सोने के लिए फंडामेंटल्स अभी भी कुछ हद तक मददगार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी कंप्लीटली यहाँ पे लग रहा है सोने को ही फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। गिरावट सोने के मुकाबले ज्यादा है हालांकि, और जिस तरह से हमने रनअप देखा था बेस मेटल्स में चीन में ब्याज दरें घटने के बाद उसके बाद कॉपर में जो तेजी आई थी वो भी फिलहाल गायब होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह के बाजार में जानकारों को लगता है कि अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं तो खरीदारी की बना सकते हैं। यहाँ पे 28,000 के टारगेट के साथ आप 27,500 के प्राइस पर खरीदारी की रणनीति बनाएंगे जहां तक सोने की बात है, और स्टॉपर्स आपका होगा 27,200 का। कोटक कमोडिटीज की तरफ से सोने में खरीदारी की रणनीति आती हुई, और इसी के आगे अगर हम देखें तो अगली रणनीति होगी चांदी की, जिसमें एसएचजी फाइनेंस को लगता है खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है 39,000 के टारगेट के साथ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको काफी ध्यान से लगाना होगा 37,500 का। तो इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी की रणनीति आती हुई दोनों ही बुलियन कमोडिटी में। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन शेयर बाजार के आखिरी आधे घंटे के सत्र में आप क्या रणनीति बनाएंगे जानेंगे अनिल सिंघवी और हेमंत खई से इस ब्रेक के बाद। वोलेटाइल होते बाजार आखिरी आधे घंटे में अब पूरी की पूरी तेजी गायब होती दिख रही है। आप देखिए सिर्फ 90 अंक ऊपर सेंसेक्स है और अपने ऊपर के लेवल से जिस तरह से तेजी से नीचे आता हुआ दिखा बाजार। आप देखिए आखिरी 1 घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल पिछले 2-3 सेशन से चल रहा है वो आज भी बरकरार है, और आप देख सकते हैं
किस तरह से फिसलते हुए दिख रहे हैं। बाजार लगातार, निफ्टी का हाई देखिए 8838 और इस वक्त अपने हाई से लगभग 90 अंक नीचे निफ्टी है। तो पूरी की पूरी बढ़त एक तरह से कह सकते हैं काफी तक गंवाता हुआ। हालांकि आज के लो से अब भी निफ्टी 45 अंक ऊपर है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड निफ्टी में हुए हैं। पूरे दिन भर में जो ट्रेडिंग रेंज रही है 135 अंकों की निफ्टी पे रही है, तो काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फोकस नतीजों पर, कल बाजार की नजर कुछ दिग्गजों पर होगी। टाटा स्टील, एनएमडीसी और गेल, निफ्टी की ये 3 कंपनियां हैं जो कल अपने नतीजे पेश करने वाली है। एक अनुमान लेते हैं कि किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे और संदीप ग्रोवर। वरुण बताइए, पहले आप एनएमडीसी और टाटा स्टील रिसर्च क्या कह रही, किस तरह के नतीजे रहेंगे? देखिए, दोनों कंपनियों से कमजोर नतीजे की इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आई है, उसका सीधा इंपैक्ट दोनों कंपनीज के नतीजों में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले टाटा स्टील से शुरुआत करें तो इस पूरे क्वार्टर में कंपनी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झारखंड, ओडिशा दोनों जगह माइनिंग के लेके काफी सारे इश्यूज थे। इस कारण से कंपनी को काफी सारे शटडाउन करने पड़े। सिर्फ यही नहीं, कंपनी को अपने ऑपरेशन चालू रखने के लिए काफी सारा आयन जो था वो इंपोर्ट करना पड़ा था, और इसी के कारण कंपनी के जो मार्जिन है उस पर आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। सबसे पहले इंडियन बिजनेस की कंपनी की बात करें तो वहां रेवेन्यूज में करीब 1% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आयरन और कंपनी को इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके कारण कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें करीब 500 से 550 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। और इसी के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको करीब 28 से 30% की गिरावट देखने मिल सकती है। याद रखें कि डिमांड एनवायरमेंट भी काफी टेपेड है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना या बाकी सारी कंट्रीज से स्टील लगातार भारत में इंपोर्ट हो रहा है, उसके कारण इन कंपनीज को अपनी स्टील बेचने में काफी दिक्कत आ रही है। और इसके कारण कंपनी की जो सेल्स है खासकर इंडिया में वो कुछ हद तक दबाव में रह सकते हैं। जहां तक दूसरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी यूरोप की बात है तो वहां से कुछ हद तक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। स्टील जो डिलीवरीज है उसमें करीब 1 से 2% की बढ़त देखने मिल सकती है, और एबिटा पर टन भी करीब $40 प्रति टन के आसपास पहुंच सकता है। तो यूरोप से कुछ सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन क्योंकि इंडियन ऑपरेशंस काफी यहां वीक रह सकते हैं, इसके लिए कंपनी के ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन में करीब 120-125 बेसिस पॉइंट की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉफिट का फिगर होगा, क्योंकि हम यहां अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 50 से 60% तक आपको गिरावट देखने मिलेगी। लेकिन स्ट्रीट इसको लेकर काफी डिवाइडेड है। काफी मान रहे हैं कि 800 से 850 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी क्लॉक कर सकती है, और कुछ ये भी मान रहे हैं कि करीब 200 करोड़ का लॉस कंपनी क्लॉक कर सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट फिगर होगा जिस पे आपको नजर रखनी होगी। वहीं एनएमडीसी की अगर बात करें तो वहां भी आपको वीक नंबर्स ही देखने मिल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे यहां भी आपको करीब 500 से 550 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि 2 बार कंपनी ने अपने जो आयरन ओर के प्राइस है उसे कम किया है। साथ ही जो एक्सपोर्ट है उसमें भी यहां दबाव देखने की उम्मीद है, और इसी के कारण एनएमडीसी के जो रिजल्ट है उसमें भी आपको काफी वीकनेस देखने मिल सकती है। वहीं जो ऑफटेक्स है वो भी कुछ हल्के गिरावट दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हुदहुद साइक्लोन आया था, साथ ही जो ओवरऑल ऑफटेक्स है उसमें कुछ कमी आई है। इसके लिए जो सेल्स है उसमें आपको वीकनेस देखने मिलेगी, और इसी का इंपैक्ट आपको एनएमडीसी के रिजल्ट्स में देखने मिलेगा, जहां प्रॉफिट में भी करीब 4% की गिरावट हो सकती है। और अभी से शेयर फिसलना शुरू कर दिया। आप देखिए टाटा स्टील का शेयर दिन के निचले स्तर पर दरअसल बाजार में ही तेज गिरावट देखने को मिली है। संदीप से इससे पहले गेल के नतीजों के बारे में पूछें, लेकिन आपको बाजार पहले बता देता हूं। हरे निशान में था कुछ देर पहले, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। अब आप देखिए लाल निशान में फिसल चुका है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% नीचे है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 1 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर। आज बाजार का मूड बैंकिंग स्टॉक्स नहीं किया है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। इलाहाबाद, आईओबी, यूको बैंक ने जिस तरह से खराब नतीजे पेश किए हैं उसके बाद ही बाजार का मूड बिगड़ा है, और आप देखिए अब गिरने वाले शेयरों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पीएनबी जैसे स्टॉक्स पिटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, एसीसी पर नजर डालिए, भेल पर नजर डालिए, दिन के निचले लेवल पर ये आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। पावर ग्रिड पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से ये पिटा है। हरे निशान से तेजी से ये लाल निशान की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा। दबाव भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है, और एक और इंडेक्स आपको ट्रैक करना चाहिए, और वो है एथेक्स कंपोजिट इंडेक्स। जी हाँ, ग्रीक के बाजार, और कल भी हमने देखा था ग्रीक के बाजारों में जिस तरह से चिंताएं बनी थी, और उसके बाद अमेरिका के बाजारों ने भी उस चिंताओं को लेकर वहां पर खराब प्रदर्शन दिखाया था। आज देखिए एथेक्स कंपोजिट इंडेक्स करीब 5.5% की गिरावट दिखा रहा है। कैकडेक फुटसी में भी करीब 0.5% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स से थोड़ी सी चिंता यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, लेकिन ग्रीक के बाजारों पर नजर डालिए, क्योंकि हमने देखा था ईसीबी ने जिस तरह से वहां पर बॉन्ड्स को लेकर कंसर्न जताया था, और कल वहां पिटाई हुई थी। उसके बाद आज काफी सारे लोगों की नजर इस इंडेक्स पर जरूर होगा। इसका नाम है एथेक्स कंपोजिट, यानी ग्रीक का बाजार। चलिए जानते हैं अब गेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप बताइए,
ये नंबर अच्छा रहेगा या यहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट ही लगेगा? डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगा। हमारा ऐसा अनुमान है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके जो नंबर्स है वो कमजोर रहेंगे। 4 सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें गैस ट्रांसमिशन का जो कारोबार है वो शायद थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। जो बाकी कारोबार हैं पेटकेम, एलपीजी और गैस ट्रेडिंग, ये खासा डिसअपॉइंटमेंट इस बार दिखाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन और मुनाफे में तगड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो गैस ट्रांसमिशन के वॉल्यूम्स हैं वो हमने देखा था Q2 में, उसमें एक गिरावट देखने को मिली थी। कवरी बेसिन में जो आउटेज हुआ था उसकी वजह से इस बार वो रिस्टोर होते हुए आएंगे, जिसकी वजह से इस बार जो वॉल्यूम्स है उसमें बड़ा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पेटकेम साइड में भी जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 4 से 4.5% के आसपास की गेंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो आय की बात है वहां पे हम काफी जो फ्लैटिश नंबर्स है वो आते हुए देखेंगे। लेकिन जहां तक EBITDA की बात है 36% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिलेगी। मार्जिन में करीब 500 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स में इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि एलपीजी के प्राइसेस देखिए, पेटकेम के रियलाइजेशन देखिए, क्रूड के प्राइसेस जिस तरह से गिरे हैं उसका इंपैक्ट इनके एलपीजी और साथ ही साथ पेटकेम और जो गैस ट्रेडिंग कारोबार है उसमें इस बार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो इनका जो डोमेस्टिक गैस का एलोकेशन है वो काफी कम है, तो उसकी वजह से भी जो पेटकेम साइड है वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर इस बार देखने को मिलेगा। जहां तक गैस ट्रेडिंग मार्जिन की बात है तो हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो स्पॉट एलएनजी के प्राइसेस हैं उसमें एक तेज गिरावट देखने को मिली है। तो जो गैस ट्रेडिंग के मार्जिन है वहां पे भी इस बार खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन में करीब 500 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। जहां तक सब्सिडी की बात है 800 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट हम देखेंगे सब्सिडी का इनके नंबर्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्होंने Q2 में अकाउंट फॉर नहीं करी थी, जो कि इस बार देखने को मिलेगी। और इस बार हमारा ऐसा अनुमान है, जो नंबर हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी इनको इस बार भी वहन कर सकती है, जिसके चलते इनका जो मुनाफा है उसमें करीब 40% के आसपास की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन स्ट्रीट्स यहाँ पे डिवाइडेड है सब्सिडी के फिगर को लेकर। कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि शायद इस बार इनको कोई भी सब्सिडी ना देनी पड़े, और गेल के मैनेजमेंट ने भी दरअसल ऐसे कहा कि शायद Q3 ऑनवर्ड्स इनके ऊपर कोई भार ना आए। अगर ये सिचुएशन निकल के सामने आती है, जो कि केस 2 हम मान के चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना केवल रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर भी यहाँ से काफी ऊपर आ सकता है। हमारा ऐसा अनुमान है कि अगर ऐसा केस निकल के सामने आता है तो रेवेन्यूज करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर भी टच कर सकते हैं, और मुनाफे में कम से कम हमारा जो अनुमान है 800 करोड़ रुपए के आसपास का, उससे करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास के ऊपर के नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तो सब्सिडी का फिगर किस तरह से निकल के सामने आता है उसके ऊपर इनके जो रेवेन्यूज है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसके ऊपर नजर रहेगी। शुक्रिया आपका करना पड़ेगा, सबक की थोड़ी सी कमी है। शुक्रिया वरुण और संदीप आप दोनों का। चलिए बाजार पर नजर डालिए। 370 अंक की गिरावट दिन के हाई से देखने को मिल रही है सेंसेक्स में, और निफ्टी में देखिए 110 अंक की गिरावट दिन के हाई से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी अब लाल निशान में फिसलता हुआ, और इस इंडेक्स की काफी अहमियत है। हम आज सुबह बात भी कर रहे थे, आपको याद होगा कि अगर बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया तो बाजार के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, और ये बाजार को ऊपर या नीचे ले जाने की कुव्वत रखता है। और आप देखिए ये दरअसल नीचे खींच रहा है। आज जो वॉल्टिलिटी है वो काफी बड़ी है। आप देखिए 450 पॉइंट की सेंसेक्स में दिन के हाई से और लो अगर आप देखें तो 450 पॉइंट का रहा है। ये वॉल्टिलिटी है जो भारतीय बाजार ने आज झेली है। अनिल, देखना होगा 4 दिनों की कमजोरी के बाद आज हरे निशान में बंद होते हैं या फिर लाल निशान का ही सहारा लेना पड़ता है 5वें दिन लगातार। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। अब जोजित BNP पारिबा के हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट गोरांग शाह जुड़ चुके हैं, और शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, कैसे ट्रेड करेंगे भारतीय बाजारों को? ट्रेडर्स के साफ तौर पर आज स्टॉप लॉसेस फिगर हुए होंगे, क्योंकि किसी ने नहीं सुबह एक्सपेक्ट किया था कि 8800 के ऊपर जाएगा, और 8800 के ऊपर जाने के बाद आप देखिए 8838 के आसपास रिवर्सल आया और अब लाल निशान में कारोबार हो रहा है। कैसे ट्रेड कर रहे हैं? जी हेमंत, ओवरऑल 8700 का कंटिन्यूसली एक सपोर्ट था, विच वाज 38% रिट्रेसमेंट ऑफ द राइज 8200 से लेकर 9000 का, और जो कंटिन्यूसली मैं कहता आया था कि 87 का सपोर्ट लेगा, और वहां से हमें एक बार 8850 8900 लेवल्स देखने मिलेंगे, जो हमें बिल्कुल देखने मिल भी गए। और डेफिनेटली वहां पे एक वक्त प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए था, बिकॉज दैट वाज 61% रिट्रेसमेंट ऑफ द एंटायर फॉल नाउ। अब मेरा ये मानना है अभी भी हेमंत की 8670 अब जो एक इसकी सपोर्ट रेंज रही है 8700 टू 8670 अभी भी होल्ड कर सकती है। एज यू राइटली सेड अर्लियर कि बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में जब तक हमें एक रिवर्सल देखने नहीं मिल सकता तब तक निफ्टी में थोड़ा दबाव रहेगा। पर मेरा ये मानना है कि जब तक 8670 होल्ड कर रहा है, देयर आर चांसेस कि यहाँ से भी एक पुल बैक फिर से हमें देखने मिल सकता है आगे। ओके, तो पुल बैक की संभावनाएं बनती है, लेकिन देखना होगा किस तरह की क्लोजिंग होती है। आखिरी 20 मिनटों की रणनीति और BTST कॉल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है साफ तौर पर। आप देखिए दुनिया भर के बाजारों में और भारतीय बाजारों में भी ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 8800 के ऊपर भी आज हम गए, और अब आप देखिए 8700 के नीचे भी आज हमने जाने की कोशिश करी है। बिल्कुल 8700 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 1.5% नीचे मिड कैप है। गुरांग, हाय, गुड आफ्टरनून। काफी मुश्किल हो गया है ट्रेडर्स को
पैसा बनाना ऐसे बाजार में, क्योंकि स्टॉप लॉसेस दोनों ही तरफ दरअसल हिट हो जाते हैं। अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई हो तो भी और मंदी की पोजीशन बनाई हो तो भी, ऐसे समय में शायद इन्वेस्टिंग आराम से की जा सकती है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को, जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और ये सीरीज जो है फरवरी की, ये कुछ खास अच्छी नहीं रही। देखिए 4 दिन की गिरावट, आज लगा था कि सुधरेगा, लेकिन क्लोजिंग देखिए लाल निशान में होने की तैयारी होती हुई। ख्याल और सोच के विपरीत ही काम करता है हमेशा हेमंत बाजार, और जिस प्रकार से उठापटक हो रही है मेरे ख्याल से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और हमारा ये मानना था सुबह के एक स्थिरता आपको देखने मिली थी, और शायद इंट्राडे में आपको वो ऊपर के तरफ के रुझान भी मिले। हमने एज अ डिस्क्लोजर 8700 के कॉल्स में बाय रिकमेंडेशन किया था आज सुबह जब हमारा कॉन कॉल चल रहा था, और स्टॉप लॉस हमने जताया था करीबन 8675 से लेकर के 8650 का, और ऊपरी तरफ हमारा मानना था एक दायरा आपको 8800 के ऊपर 8825 तक मिलेगा, और शायद मेरे ख्याल से उसके इर्द गिर्द स्पॉट निफ्टी गया भी। अब ये है कि अगर आप छोटी अवधि के लिए काम कर रहे हैं, कारोबारी है इंट्राडे के लिए, तो आपको हर एक मामूली इजाफे में मुनाफे में आपको बुक करना चाहिए, क्योंकि ये उठापटक वोलेटिलिटी मेरे ख्याल से आने वाले समय में और बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये निश्चय है कि आज या कल में अगर बाजार सुधरता है, संभलता है, ये उठापटक हमें देखने नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज। और हेमंत जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप छोटे अवधि के कारोबारी हैं तो बजाय आप सेक्टोरियल स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में आप पसंदी करते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप निफ्टी पर दांव लगाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और एज अ डिस्क्लोजर अगेन, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया, आपका अगर डीप पॉकेट स्टॉप लॉस है तो एनीवेयर बिलो स्पॉट निफ्टी में 6850 के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैं एक बुनियादी तौर पर आकलन करता हूं, लेकिन हालांकि अब मैंने टोपी टेक्निकल पहन ली है थोड़े समय के लिए लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि ये एक स्टॉप लॉस आप बना करके चले और थोड़े इजाफे ऊपर के मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। ओवरऑल फ्रॉम लंबी अवधि के लिए बुनियादी तौर पर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑटोज, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स कंपनी जैसे कि पेट्रोनेट, एलएनजी, आईजीएल, गुजरात गैस, 8700 का स्तर भी टूट गया है। आप जब ये राय दे रहे थे गुरांग, और ये एक इम्पोर्टेंट स्तर माना जा रहा था कि आज बाजार कम से कम इसको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन देखिए इस स्तर को भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। 21 जनवरी के बाद पहली बार हुआ है जब निफ्टी 8700 के नीचे फिसला है। जी हाँ, एक काफी खराब विकेट पर इस समय बाजार आपको नजर आएगा, काफी वीक विकेट पर नजर आएगा। करीब 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिन के हाईएस्ट लेवल से इस समय देखने को मिली है सेंसेक्स में। और बैंक निफ्टी भी देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल से करीब 400 पॉइंट टूट चुका है। मिड कैप इंडेक्स में दिन के हाईएस्ट लेवल से 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफी कमजोरी भरा क्लोजिंग आज की भी देखने को मिलेगी अनिल, ठीक उसी तरह जिस तरह से कल हमने देखा था दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। बिल्कुल, तो लगातार ये तीसरा या चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब भारतीय बाजार आखिरी 1 घंटे में तेज बिकवाली का दबाव देख रहे हैं, और पूरी आशंका है कि आज भी बेहद खराब आंकड़ों से हमें जूझना पड़ेगा। तो जो स्टॉप लॉसेस दिख रहे थे हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट्स के निफ्टी पर 8700 के, वो अब साफ तौर पर ट्रिगर हो चुके हैं। आज 8700 के आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी। लेकिन असली जो दिक्कत है वो शायद आज सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर ज्यादा है। 0.25% का बड़ा कट मिड कैप इंडेक्स में दिखेगा, और जनरली ट्रेडर्स की पोजीशंस मिड कैप शेयरों में ज्यादा होती है। और पिछले 2 दिनों से आप देखिए जिस तरह से कमजोर क्वालिटी के मिड कैप शेयर काफी तेज उछाल दिखा रहे थे, तो वहां पर जो नुकसान लगे होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, और अब वहां से पोजीशंस हल्के होने के पूरे संकेत आपको आते हुए दिखेंगे। कुछ वायदा कारोबार के स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस तेजी से नीचे की तरफ आती दिख रही है वो आपके सामने रखूंगा। एक तो रियल एस्टेट स्पेस के शेयर HDIL, आईबुल रियल, यूनिटेक, ये सारे के सारे शेयर आज तेजी से फिसलते हुए दिख रहे हैं। यहां पर मार पड़ती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। DLF भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। दूसरा है PSU बैंक्स, मिड कैप PSU बैंक्स, IOB 10% नीचे है अब वायदा कारोबार में। आप देखिए JP एसोसिएट 10% नीचे, GMR इंफ्रा 10% नीचे, इंडिया सीमेंट 9% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन 8% नीचे,
अदानी पावर 7% नीचे, तो आप समझ सकते हैं कि मिड कैप शेयरों पे कितनी तेज मार पड़ती होती है। ये सब कैजुअलिटी सेकंड हाफ में होती हुई नजर आई है। अगर कल कॉग्निजेंट के नंबर्स नहीं आते, आईटी शेयर मजबूत नहीं होते, तो आज ये जो आईटी सेक्टर है और एफएमसीजी सेक्टर है जो बाजार को थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश कर रहा है, ये भी अगर सहारा नहीं देता तो बाजार के लिए आज काफी और कमजोरी देखने को मिल सकती थी। सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस देखिए दबाव के साथ इस समय कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए अब जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट किस तरह की बीटीएसटी आइडियाज आपको दे रहे हैं। एसटीबीटी ज्यादा है या बीटीएसटी आइडियाज है, उनको लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से वो आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए कोलगेट में खरीदारी करने की राय, तो अब माहौल और मूड लोगों का डिफेंसिव की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट स्टेप कैपिटल की तरफ से ये राय निकल कर आती हुई। दूसरी कॉल भी देखेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा स्टॉक है जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स बिकवाली की राय दे रहे हैं। और कर्नाटक बैंक, बैंकों के ऊपर ज्यादातर लोग बेरिश हैं। कर्नाटक बैंक में भी अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं तो कल आपको फायदा हो सकता है। 130 तक के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। ये राय फर्स्ट स्टेप कैपिटल की तरफ से निकल कर आती है। ओके, समित चौहान की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके सामने रख दें। बीटीएसटी के तौर पर LIC हाउसिंग को बेचने की राय दे रहे हैं वो, और स्टॉप लॉस से 470 का 440 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली की जाए। फाइनेंशियल्स में ही बिकवाली का माहौल है और समित कह रहे हैं यस बैंक को भी आप बेचकर चल सकते हैं। 824 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे की तरफ का लक्ष्य 785 का आपका होना चाहिए। लगातार बिकवाली। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है अनिल जी के जो हिसाब से आज हमने आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिली है, सो आई थिंक टीसीएस में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला हमें काफी समय के बाद। इनफैक्ट सारी आईटी स्टॉक्स में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, बट टीसीएस काफी दिनों के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दे रहा है हमें। सो आई थिंक अराउंड 2645 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 2535 का स्टॉप बनेगा। एंड दूसरा कॉल रहेगा हीरो मोटोकॉर्प, जो जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वीकली चार्ट्स पे एक लोअर एंड ऑफ द चैनल से एक रिवर्स हुआ है, तो इसमें भी एक टारगेट्स बनते हैं 2930 के, स्टॉप बनेगा 2810 का। बिल्कुल, तो 5 दिन लगातार भारतीय बाजार लाल निशान में बंद होने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और पिछले 5 दिनों में आप देखिए निफ्टी ने करीब 270 अंक की गिरावट दिखाई है। बैंक निफ्टी ने पिछले 5 दिनों में करीब 1550 अंक की गिरावट दिखाई है। बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे फिसलता हुआ 14 जनवरी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। और केवल 2 ही सेक्टर्स हैं जो हरे निशान में, आईटी और एफएमसीजी। इनको छोड़ दें तो सारे के सारे सेक्टर्स आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दबाव में भारतीय बाजार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में गौरांग, आज हमने देखा बैंकों ने जिस तरह से कमजोर नतीजे दिखाए, इलाहाबाद, आईओबी, यूको बैंक के कमजोर परिणाम आए। उसके बाद उससे पहले आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी के कमजोर परिणाम आए। ये बताइए क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? पीएसयू बैंकिंग स्पेस से आगे आने वाले कंपनियों के नतीजे भी कमजोर ही रह सकते हैं बैंकों के, और खासतौर पर एसबीआई से क्या अपेक्षाएं जो अगले शुक्रवार को आने वाले हैं? चिंता तो बिल्कुल हो रही है हेमंत, जिस प्रकार से छोटी और मध्यम सरकारी बैंक के नतीजे आए हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक दिग्गज है और सबसे बड़ी बैंक है हमारे देश में, और जिस प्रकार से ये एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन हमने देखा है, ये मात्र सीमित सिर्फ सरकारी बैंक तक ही नहीं है। हमने कुछ निजी बैंक्स में भी ऐसी हालत देते हुए देखी है। मिसाल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को नतीजे लेकर के आए। तो हमारी राय अब भी वही बरकरार है कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है तो दिग्गजों पर ध्यान देना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर आईसीआईसीआई बैंक पर हमारी खरीदारी की सलाह अब भी बरकरार है। और जो आपका सवाल था कि क्या ये अगले तिमाही के नतीजे पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, हमारे बिल्कुल मानना है, क्योंकि जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे तब वो हमने ऑलरेडी नकारात्मक परिस्थिति सरकारी बैंक में देखी थी, वो काफी हद तक बढ़ती हुई आपको तीसरे तिमाही के नतीजे में दिखती हुई आई। और हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ चौथे तिमाही तक सीमित नहीं रहेगा, अगले वित्तीय साल में भी आपको इसका एक नकारात्मक सा रुझान आते हुए दिखेगा और शायद थोड़े दबाव में रहेंगे। तो वो जो आप आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सरकारी बैंक लो वैल्यूएशन है, कैचअप होगा, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल इंपॉर्टेंस खो जाता है ऐसे नतीजे आते हैं जब। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर। लेकिन कुछ स्टॉक्स इस कमजोर बाजार में भी काफी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, उन पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। रामको सिस्टम्स, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स पेश किए, 15% का बड़ा उछाल इस काउंटर पर है। और आज जिनके अच्छे नतीजे आए उनमें जुबिलेंट फूडवर्क 7% की अब तेजी हो चुकी है इस काउंटर पर। ये स्टॉक भी आप देखिए अपने लो लेवल से 100 रुपए से ज्यादा चढ़ चुका है। गोदरेज कंज्यूमर्स में 5% की तेजी है, ग्रीन प्लाई 4% मजबूत है और आईओबी 10% नीचे। जुबिलेंट फूडवर्क बीटीएसटी के लिए आज से ट्रेड बनता है एक यहाँ पर जय, या फिर नतीजे हो चुके हैं डिस्काउंट्स? ओवरऑल अनिल जी अगर इसका चार्ट देखें हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1456 के ऊपर जाता है तो ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। रेंज बड़ी ब्रॉड थी,
1456 से लेके ऑन द लोअर साइड 1320 की। सो अभी भी वो लोअर एंड ऑफ द रेंज से ही जस्ट रिवर्स हुआ है, तो अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया। आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1456 निकलता है देन एक फ्रेश लॉन्ग कॉल लिया जा सकता है। इसमें फिर तो हमें 1550 से लेके 1600 के लेवल्स देखने जरूर मिल सकते हैं। चलिए, इस समय बाजार बंद होने की तैयारी में है और आप देखिए जो स्टॉक्स और जो सेक्टर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो दरअसल डिफेंसिव नेचर के शेयर हैं, चाहे वो आईटी पैक हो या फिर एचयूएल जैसे शेयर हो। देखिए यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है, तो बाजार पूरी तरह से अब यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडर्स डिफेंसिव स्टॉक्स में। और आप देखिए यहाँ पर आज कोलगेट जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एशियन पेंट जिस तरह से कच्चे तेल में तेज गिरावट देखने को मिली, ये शेयर हर निशान में बंद होने में कामयाब है। आईटीसी भी आज हर निशान में बंद होने की कोशिश करता हुआ, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। और ऐसा लगता है कि आज 8700 के नीचे ही क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है बाजार। और 1.5% की गिरावट यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अब 3 गिरने वाले शेयर यहाँ पर, तो बेहद कमजोर एडवांस डिक्लाइन रेशियो और एक दिन के निचले लेवल के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में। आपको एक बार ऑन द फेस ऑफ इट जरूर लगेगा सेंसेक्स मात्र 80-85 अंक ही नीचे है, लेकिन जिस तरह से तेजी से फिसला है ऊपरी स्तरों से, वो आज जरूर चिंता जताती है। 5 दिनों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में, और लगता था कि आज सुधर जाएगा बाजार, लेकिन आज का नंबर भी एफआईएस से कुछ अच्छा आने वाला नहीं है और लगता नहीं कि ये 2 डिजिट का होगा, लगता है कि ये 3 डिजिट का जरूर हो सकता है। आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई है, साफ तौर पर एक संकेत दिख रहा है कि अब भी हायर लेवल पर 8800 के पार जाकर टिक पाना बाजार के लिए मुश्किल और बेहद निराशाजनक क्लोजिंग कही जा सकती है। क्योंकि आज अगर 8700 के लेवल के नीचे क्लोजिंग होती दिखती है तो वो कुछ और नए यहाँ पर नीचे के डाउन साइड रिस्क खोलती हुई नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। निफ्टी के कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में, टाटा पावर जैसे स्टॉक में 8% की गिरावट है। ये समझना मुश्किल काम है कि टाटा पावर 8% क्यों कमजोर है। गौरांग, इतनी बड़ी गिरावट की वजह, और क्या आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल पर 82? अनिल जी, कल शाम को मैं हेमंत के साथ ही था, स्टॉक्स ऑन डिमांड पर हम बात कर रहे थे और वहां पर एक प्रश्न निवेशक ने पूछा था टाटा पावर के ऊपर और हमारी ये राय थी, हालांकि नतीजे कल आए थे सराहनाजनक तो हमें बिल्कुल नहीं लगे और बुनियादी तौर पर एज अ डिस्क्लोजर अनिल जी हमारी बेचने की राय है टाटा पावर और रिलायंस पावर पर, और हमें नहीं लग रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में जो पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं उनकी हालत बहुत जल्द सुधरती हुई नजर आएगी। और जहां तक दाम का सवाल है पर यूनिट का, वो मेरे ख्याल से जहां है वहीं रहेंगे। और ऑफकोर्स कोल लिंकेज इसको लेकर के भी काफी कुछ सवालिया निशान है, तो यहाँ पर बॉटम फिशिंग या वैल्यू बाइंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए आपको। चलिए, दूर रहना चाहिए पावर कंपनियों से, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको देते हुए गौरांग ने कल भी मुझे याद है कहा था कि आपको अवॉइड करना चाहिए, इन स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए पावर स्टॉक्स का पावरलेस प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। एचओईसी जैसे शेयर देखिए, ये आज के लूजर्स हैं। रिलायंस पावर ने भी कमजोर प्रदर्शन दिखाया, पूरा का पूरा एडीएजी पैक कमजोरी के साथ बंद होता हुआ आज आपको नजर आएगा। और निफ्टी जिसका हमें डर था वही होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए 8700 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है और सेंसेक्स भी देखिए 28830 पर क्लोजिंग, एक बेहद डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग आज भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिली है। 5वें दिन लगातार लाल निशान में हमने क्लोजिंग दी है। फरवरी सीरीज के ये पहले 5 दिन बेहद कमजोरी भरे रहे हैं और ये क्लोजिंग इसलिए भी मायने रखती है, भले एथेक्स यानी कि ग्रीस का इंडेक्स 6% नीचे नजर आ रहा हो, लेकिन आप देखिए हमें ग्रीस से ज्यादा संकेत लेने होते हैं अमेरिकी बाजार से। वो फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर है और उसके बावजूद भारतीय बाजार इतना नीचे है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं खराब नतीजे और एफआईएस की बिकवाली, जब तक ये दोनों चीजें न सुधरे तब तक भारतीय बाजारों के लिए रिकवरी दिखाना काफी शायद मुश्किल होता नजर आए। जो प्रोविजनल क्लोजिंग है 8697 इस वक्त आपके सामने, अब से कुछ देर में फाइनल क्लोजिंग के आंकड़े आएंगे, लेकिन जो भी हो 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भले निफ्टी फाइनल क्लोजिंग 8700 के ऊपर दे भी दे, अल्टीमेटली आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में कितनी जबरदस्त बिकवाली है। 1.5% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स टूटा है और ये बड़ी चिंता की बात है कि ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त प्रेशर बनता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर आ लिए, यहाँ पर हमने सुबह मजबूती देखी थी, लेकिन दिग्गजों के साथ साथ ये भी फिसलते हुए दिखे ऊपर के लेवल से, दिन के लो पॉइंट पर जाकर 1.25% ये भी नीचे बंद हुआ। सिर्फ 400 शेयर आज मजबूत रहे,
और 1025 शेयर ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ बंद हुए। वॉल्यूम कल से कुछ ज्यादा, आज 2,45,000 करोड़ के आसपास, और लगभग यही तस्वीर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की कल भी इसी तरह की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कल शायद गिरावट उतनी तेज नहीं थी क्योंकि कल हम इतने ऊपर भी नहीं थे, लेकिन आज ऊपर के लेवल से तेज गिरावट आती हुई है। बिल्कुल, चलिए एक फाइनल कॉल ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। जय, आप कैसे देखते हैं इस क्लोजिंग को, और ये बताइए क्या करने की राय देंगे अब आप, क्योंकि तेजी करने में तो पैसा लगा होगा आज भी ट्रेडर्स का। अब फाइनल क्लोजिंग 8,711 के ऊपर आई है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी कमजोर। अब आज का बाजार देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर उछाल में बेचा होता तो पैसा बना होता ना हाइंड साइड, लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल था सुबह। ओवरऑल हेमंत, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उछाल पे तो बेचना ही था, और नीचे जब सुबह ट्रेड कर रहा था तब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। वहां से हमने 100 पॉइंट की रैली देखने मिली निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे, एंड दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अराउंड 8700। और फिर से जो हिसाब से हमें क्लोजिंग भी 8700 के ऊपर ही मिली है, आई स्टिल बिलीव कि 8670 से लेके 8700 का एक सपोर्ट रेंज है। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटता, ये हर एक डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑन द सेम साइड कॉन्ट्ररी ऊपर की तरफ 8850 89 के आसपास निफ्टी फिर से हमें दिखता है, तो वहां पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, चलिए अब बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर के नतीजे आएंगे और उसके ऊपर कल भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेना चाहेंगे। शुक्रिया गौरांग आपका और जय आपका भी समय निकालने के लिए और आज इस खास शो में आने के लिए। आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो आज 7:30 बजे मुकाबला हुआ था उसमें कौन से कप्तान ने बाजी मारी है। और आप देखिए नीरज की टीम ने करीब 1% का प्रदर्शन दिखाया है। ये आज विजेता साबित हुए हैं। संदीप और नीरज के बीच आज इंटरेस्टिंग मुकाबला था। देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स थे जो दोनों खिलाड़ियों ने आज सुझाए थे आपको। आप देखिए इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय थी, 2-2.5% तक की बढ़त यहां देखने को मिली। एक्सिस बैंक एक और ऐसा स्टॉक था जो 100% मजबूती के साथ बंद हुआ। भारतीय एयरटेल में बिकवाली की राय भी सही साबित हुई, करीब 1% की गिरावट इस स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिली। तो लगातार 5वां दिन बिकवाली का भारतीय बाजारों में नेगेटिव क्लोजिंग। भले ही सेंसेक्स निफ्टी में ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट, और सेंसेक्स निफ्टी भी ऊपर के लेवल से जबरदस्त चलते हुए रिकवरी पूरी तरह से गायब होती हुई। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।